देखो इस क्वेश्चन में हमने एक सेट गिवन था और इस तरह से हमारे पास था क्वेश्चन। जिसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास आर कोई भी एक रिलेशन है ए क्रॉस ए में, जहाँ ए बी आर सी डी, जहाँ जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, जो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स थे, दैट एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर्ड पेयर। इफ़ ए प्लस डी, जो रिलेशन था वो क्या था, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करके इक्वलेंस रिलेशन बताया था, राइट। इसी क्वेश्चन में वो अब आगे कॉन्टिन्यूशन में पूछता है दैट ऑल्सो ऑब्टेन, इसी क्वेश्चन में ऑल्सो ऑब्टेन द इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 5। अब इसका मतलब क्या है, जब इक्वलेंस क्लास हमें बतानी हो ना, तो हम क्या करते हैं, देखो एक एलिमेंट तो हमारे पास है ये ए बी, और एक एलिमेंट हम उसकी जगह 2 5 ले लेते हैं, और इससे जो हमारे पास रिलेशन आएगा, जो एलिमेंट्स आएंगे, वो हमारे पास इक्वलेंस क्लास में होंगे 2 5 के। मीन्स जब भी हमें किसी एलिमेंट की इक्वलेंस क्लास बतानी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट तो ए बी लेंगे अननोन, और एक एलिमेंट हम लेंगे जो हमारे पास गिवन होगा 2 5, जिसकी भी इक्वलेंस क्लास हमें निकालनी होगी, और रिलेशन हम बनाएंगे यही जो हमें गिवन हो गया, राइट। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमें इक्वलेंस क्लास निकालना है, इक्वलेंस क्लास किसकी, ऑफ 2 5 की, तो हम इसे क्या लिखेंगे, दैट इज 2 5 is equal to, we have to write it as AB belongs to A cross A, जो हम एक AB एलिमेंट ले रहे हैं, such that AB R 2 5। हम ऐसे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, जहाँ ए बी और सी डी दिया था वहाँ हम रिलेशन लिख रहे हैं ए बी, और जिस क्लास का, जिस एलिमेंट का इक्वलेंस क्लास निकालना है वो हम यहाँ लिखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट, अब इसमें क्या था, फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट ऐड हो रहा था फॉर्मूला में, जो हमें रिलेशन गिवन था, इज इक्वल टू क्या था, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट, बी प्लस 2। इसी को हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब ए और बी में रिलेशन निकाल लो, तो ए माइनस बी इज 2 minus 5, or we can write it as AB belongs to A cross A. We can write it as B minus A is 5 minus 2. That means it is equal to 3. Right? अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन थे, देखो हमारे पास सेट गिवन था, है कौन सा सेट गिवन था, 1 से 9 तक का ये सेट गिवन था ना, ए। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास एक ए सेट गिवन था जिसमें 1 2 3 4 अप टू 9 तक के एलिमेंट्स थे, इसमें कौन से दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट आंसर शुड बी 3, वो इक्वलेंस क्लास होगी। जैसे अब इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर मस्ट बी इक्वल टू 3। तो 1 माइनस 2 अगर हम करें तो माइनस 1 आ रहा है, 1 3 1 4, अगर 1 और 4 देखें तो देखो आपके पास 1 और 4 का डिफरेंस माइनस 3 है, लेकिन हमें क्या करना है, बी माइनस ए, तो 4 माइनस 1 3 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 5 का एक इक्वलेंस क्लास है 1 4। उसके बाद फिर हम दूसरा देखेंगे कि किसका डिफरेंस 3 आ रहा है, 2 के साथ 5 का डिफरेंस आएगा, जिसका डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है हमें वो लिखना है। मतलब सीधे से देखें a माइनस बी तो माइनस 3, और b माइनस ए तो 3, दोनों में से कोई भी एक रिलेशन देख लो। तो अब 1 के साथ तो आ चुका जो आना था 3, अब 2 5, देखो 5 माइनस 2 3, 3 के साथ क्या आ जाएगा 6,
4 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 के साथ आएगा कुछ 7, राइट। 5 के साथ 8, 6 के साथ 9, और इसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कितने थे? 9। तो हमारे पास ये सारे इक्वलेंस क्लास हैं किससे? 2 5 के। कि जैसे 2 - 5 हमारे पास -3 था, या 5 - 2 हमारे पास 3 था, वैसे ही हमें सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास 3 a - b या b - a -3 आए। तो एक रिलेशन निकालने के लिए, ये रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट ए बी लेकर चलेंगे और एक इक्वलेंस क्लास का जो रिलेशन हमारे पास गिवन होगा जिसका हमें निकालना है हम वो लेकर चलेंगे, और इन दोनों में वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारा यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, a + d = b + c। तो हमने वही यूज़ किया, a + d = b + c। तो a b में रिलेशन निकाल लिया, b यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि जो रिलेशन यहाँ आएगा वही रिलेशन के एलिमेंट्स हमें यहाँ से ढूंढने पड़ेंगे। तो वो रिलेशन हमने ढूंढा, एंड दिस इज़ योर इक्वलेंस क्लास। तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, या 5 मार्क्स के साथ कंबाइंड में भी आ सकता है। तो किसी भी तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखो कहीं कोई डाउट हो इक्वलेंस क्लास में तो बस पूछो। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछो। बाकी किसी को? हाँ बोलो। अगर एक एलिमेंट दिया है तो एक एलिमेंट में होगा, जैसे ए आर बी है, ठीक है ना। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, रिलेशन शायद हमने उस दिन लिया भी था, ए बी सच दैट मॉड ऑफ a - b इज़, मान लो ले लो, डिविजिबल बाय 2। इससे पहले तो हमने इक्वलेंस क्लास, इक्वलेंस रिलेशन शो कर दिया, वो तो आप कर सकते हो चाहे डिविजिबल हो चाहे वो हो। अब इसके बाद हमारे पास वो पूछता है कि फाइंड द इक्वलेंस क्लास ऑफ, किसी भी एलिमेंट का इक्वलेंस क्लास ले लो, मान लो 1 का ले लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अगर हमें यहाँ पर कोई सेट दिया है तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अगर कुछ दिया है देन वेल एंड गुड, नहीं दिया तो हम r से रिलेट करते हैं, रियल नंबर से। तो अगर हमें इक्वलेंस क्लास निकालनी है 1 से रिलेटेड, तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 r, सॉरी, इसको हम पहले लिखेंगे a, फिर r और फिर 1, ऐसे लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या आना चाहिए, a - 1 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कौन सा एलिमेंट डालें कि वो 2 से डिविजिबल आ जाए। अब 1 डालेंगे तो 1 - 1 इज़ डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर हम 2 डालेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 डालेंगे तो 3 - 1 2, 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो 3 आ गया। 4 डालूंगी, 1 से नीचे तो कोई 4 - 1 3 नहीं होगा। 5 - 1 क्या होगा, 4, तो 5 आएगा। 6 - 1 5, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 1 3 5 इज इन इक्वलेंस क्लास। इस तरह से, तो जहां हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं वहाँ 2 एलिमेंट्स वाला फॉर्मूला लगेगा। एक होगा तो इक्वलेंस क्लास में भी एक ही एलिमेंट दिया होगा, ऐसे ही, उसमें ऑर्डर्ड पेयर में नहीं दिया होगा। ऑर्डर्ड पेयर में होगा तो ऑर्डर्ड पेयर में देगा इक्वलेंस क्लास पूछना, और अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो सिंगल में वो इक्वलेंस क्लास पूछेगा। फॉर्मेट सेम रहेगा, दैट्स इज देयर, ठीक है। देखो कोई और डाउट? क्लियर टू ऑल? करें आगे? ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। कल हमने किया था रिलेशन, आज हम करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन in which x coordinate can't be repeated.
एक्स कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट ना हो, वो फंक्शन है। अब देखो, जैसे हमने कोई भी एक रिलेशन लिखा था, उसमें हम क्या लिखते थे, 1 2 1 3 1 4, जो भी फॉर्मूला में आता था हम वो लिखते थे, वो था रिलेशन। उसमें से आपके पास फंक्शन क्या है? फंक्शन आपके पास वो है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, फंक्शन क्या है, एक एक्स एक एलिमेंट है, इसके ऊपर जब हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं एफ, तो हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स। जैसे हम कोई एलिमेंट लिखते हैं ना, एक्स, दूसरा हम वाई लिखते हैं, तो उसे हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं हम। एक्स एफ एक्स मीन्स वाई और एफ एक्स सेम होते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एक्स के ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें वाई मिलता है, ये मिलता है, राइट? तो अब देखो, हम इसमें क्या कहते हैं कि फंक्शन रिलेशन तो है, बट उसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होता। क्यों? अगर मैंने 1 के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 2। अगर मैं फिर 1 के ऊपर वही फंक्शन अप्लाई करूं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आंसर 3 आएगा? आपके पास क्वेश्चन है, मैंने आज एक क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो उसका आंसर आपके पास आ गया मान लो 2, और वही क्वेश्चन सेम आपने दोबारा से सॉल्व किया, तो इज इट पॉसिबल कि उसका आंसर 3 आ जाए? दैट इज पॉसिबल? नो। एक क्वेश्चन है, उसे जितनी बार भी सॉल्व करोगे आंसर तो सेम रहेगा ना। तो फंक्शन भी वही काम करता है कि फंक्शन सोच के चलो कि एक तरह से हमारे पास कोई फॉर्मूला है, तो अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, वही आएगा सेम। हाँ, किसी और के ऊपर अगर आप फंक्शन अप्लाई करते हो, आपने जेड के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया दूसरा, तो हम कहेंगे कि हाँ वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज अगर हम किसी एक क्वेश्चन पर या एक एलिमेंट पर सेम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ऑलवेज रिमेन्स एफ ऑफ एक्स। और अगर आंसर 1 को अप्लाई करने से 2 आ रहा है, तो जब हम दोबारा 1 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो 2 ही आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशन in which x coordinate can't be repeated। अगर x coordinate repeat होता है तो वो आपके पास क्या होगा, रिलेशन, वो फंक्शन नहीं होगा। कि 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 4 से रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में एक पर्टिकुलर टर्म लगती है, पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिलेशन आपके पास क्या है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितनी बार भी आए, क्योंकि जो फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा वही आएगा रिलेशन में। लेकिन फंक्शन क्या है, जिसमें हम कहते हैं फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, राइट? कल हमने किया था क्या, एक चीज़ हमने की थी कल, जिसमें हमने क्या कहा था आपको कि आपके पास सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था ना, तो हमने कहा था कि रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आज हम कह रहे हैं कि फंक्शन इज़ अ सबसेट ऑफ रिलेशन। इसका मतलब चेन चल रही है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास रिलेशन बना, और रिलेशन से आज हमने क्या बनाया, फंक्शन। तो सबसे बड़ा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, उसमें से जो सैटिस्फाई करेगा गिवन रिलेशन को वो आर में आएगा, और उसमें से जो फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन में आएगा। तो फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एक्स कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड। अब जैसे मान लो आपके पास कोई भी 2 सेट्स हैं, एक है 1 2 3 और एक दूसरा सेट मान लो है 5 या 4 5 6। अब उसने आपको एक फंक्शन दिया 1 5 2 6 3 4, मान लो उसने ये एलिमेंट्स दिए उसमें। अब देखो ये फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं हो रहा। देखो
1 के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो 5 आ रहा है, 2 के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो 6 आ रहा है, 3 के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 4। अलग अलग हैं सारे, तो दिस इज़ अ फंक्शन। अब इसमें हमारे पास पहली चीज़, अब फंक्शन की अगर हम टाइप्स बोलें, इतना हमने 11th क्लास में किया था, डोमेन रेंज वही सेम जो हमने 11th में की थी, जो अभी हमने रिलेशन में भी की, कि x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड डोमेन एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड रेंज, राइट। अब हमारे पास फंक्शन की टाइप्स आती हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास 2 तरह के फंक्शंस आते हैं। एक आता है 1 to 1, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। एक आता है ऑन टू, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। 1 नंबर में या 2 नंबर में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, शो दैट द गिवन फंक्शन इज 1 to 1 और नॉट, इंजेक्टिव और नॉट। तो दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे 1 to 1 ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो या इंजेक्टिव लिखा हो, इसमें ऑन टू लिखा हो या सरजेक्टिव लिखा हो। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक 1 to 1 और एक ऑन टू। 1 to 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव, राइट। अब इसमें हम बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो सबसे पहले हम आता है 1 to 1। अब एज द नेम सेज, 1 to 1 का मीनिंग क्या है कि एक का एक से रिलेशन, मीन्स एक एलिमेंट का किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एरो डायग्राम। यहाँ लिखा सेट ए, यहाँ लिखा सेट बी, जो गिवन थे। सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे फंक्शन 1 का किसके साथ है, 5 के साथ। तो 1 बिलोंग्स टू 5, 2 6, 2 6, 3 4, दिस इज 3 4 दिस। तो इसका मतलब देखो 1 to 1 हर सेट के, हर पहले सेट के एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के अलग अलग एलिमेंट के साथ है, एक का एक के साथ है। अगर मैं कहती ना 1 का 4 के साथ भी रिलेशन है, दिस इज नॉट 1 to 1। 2 का 4 के साथ रिलेशन है, दिस इज नॉट 1 to 1। 1 to 1 का मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ होगा, तो वो 1 to 1 होगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो 7 लिख दूँ, तो ये आपके पास आ गया 7 यहाँ पर, राइट। तो अब क्या ये 1 to 1 होगा? यस, इट इज़ 1 to 1। क्यों होगा? क्योंकि हम कहते हैं कि पहले सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के अलग अलग एलिमेंट के साथ होना चाहिए। सेट 2 में कुछ बच गया तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ कुछ बच जाता, कि यहाँ पर भी मान लो 8 होता और मैं यहाँ 8 लिख देती, तो ये 1 to 1 नहीं होता। 1 to 1 ध्यान से सुनना कब होगा, जब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन दूसरे सेट के अलग अलग एलिमेंट के साथ होगा। सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सेट बी में कुछ बचेगा तो चलेगा। दैट इज कॉल्ड 1 to 1, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम बात करें ऑन टू की, सरजेक्टिव की, तो ऑन टू में हम कहते हैं कि अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑन टू। अब रेंज हमारे पास क्या थी, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो, ये है y कोऑर्डिनेट, दिस। तो रेंज आपके पास क्या आ गई, 5 6 4। इसका मतलब 5 6 और 4 रेंज आ गई। कोडोमेन, अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन आपके पास क्या है, सेकंड सेट। सेकंड सेट मीन्स जहाँ से ये था, ये सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन में क्या है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो अगर रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होगी। अगर मैं यहाँ 7 ना लिखती
तो ये फंक्शन 1 to 1 भी था और ऑन टू भी था, लेकिन सिर्फ 1 to 1 समझाने के लिए मैंने यहाँ 7 डाला, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं उसमें कि इसमें एक एलिमेंट रह गया तो ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 कब होगा? जब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन दूसरे सेट के हर अलग अलग एलिमेंट के साथ है, देन दिस इज़ 1 to 1। और ऑन टू में हम कहते हैं कि अगर रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल होगी तो फंक्शन 1 to 1 होगा, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट 1 to 1। क्लियर? ये तो है पहली चीज़ जब हमें फंक्शन ऐसा गिवन हो। कैसा गिवन होगा? ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स गिवन है, राइट? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में जब हमें फंक्शन गिवन है तो हम इसे इस तरह से शो करते हैं कि 1 to 1 के लिए हम एरो डायग्राम बना देते हैं और ऑन टू के लिए हम रेंज और कोडोमेन निकालते हैं, और अगर दोनों इक्वल तो फंक्शन ऑन टू, अगर नहीं इक्वल तो इट इज़ नॉट ऑन टू और नॉट सर्जेक्टिव। यहाँ तक में कोई डाउट? ओके। सेकंड हमारे पास आता है कि अगर फंक्शन हमारे पास कैसा हो, इस टाइप से, मान लो 3x - 2 ऐसा फंक्शन गिवन है। यहाँ लिखा होगा फॉर f फ्रॉम a to b या ab बिलोंग्स टू रियल, ऑल रियल नंबर्स आर देयर, या कई बार लिखा होता है फ्रॉम r to r, रियल टू रियल। अब इसको भी काट दो। रियल टू रियल का मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट सेट है x कोऑर्डिनेट का और ये सेकंड सेट है y कोऑर्डिनेट का, कि x कोऑर्डिनेट भी रियल से आ रहा है और y कोऑर्डिनेट भी रियल से आ रहा है। तो दिस इज़ फॉर डोमेन, दिस इज़ फॉर कोडोमेन। fx हमारे पास गिवन है 3x - 2, फंक्शन की फॉर्म में है अब हमारे पास, x की फॉर्म में। पहले हमारे पास क्या था? टेबुलर फॉर्म में, जहाँ डायरेक्ट एलिमेंट्स गिवन थे वहाँ हमने क्या किया था? एरो डायग्राम बनाया था। अगर हम यहाँ एरो डायग्राम बनाएं तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है रियल। तो यहाँ हम क्या करते हैं? 1 to 1 के लिए हम ये लेकर चलते हैं। हमने 1 to 1 में क्या कहा था कि एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ, डिफरेंट एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो 1 to 1 अगर इस टाइप में आ जाए तो हम क्या करते हैं? दो फंक्शंस लेकर चलते हैं, और ये लेकर चलते हैं कि मान लो दो फंक्शंस आपके पास इक्वल हैं, राइट? और अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे तो इसका मतलब एक का रिलेशन एक के साथ ही है, क्योंकि अगर x1 x2 लिया है तो फंक्शन भी इक्वल आ रहे हैं, या फंक्शन इक्वल लिया है तो x1 x2 भी इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसे शो करने के लिए क्या करते हैं कि x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू रियल्स, और हम ये लेकर चलते हैं कि दो फंक्शंस आपके पास इक्वल हैं। अब f of x हमारे पास ये गिवन था। व्हाट इज f of x1? f of x1 क्या होगा, बता सकते हो? व्हाट इज f of x1? थ्री x1 - 2। वेरी गुड। और f of x2 क्या हो जाएगा? 3x2 - 2, राइट? अब -2 से -2 कट रहा है तो क्या बच रहा है? 3x1 = 3x2। 3 से 3 भी कट रहा है तो x1 = x2। हम फंक्शंस इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट्स इक्वल आ गए, देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि ये तो हमेशा ही होगा, सारी टर्म्स कटेंगी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, तो हमेशा ही x1 = x2 आएगा। तो उस केस में भी देखो, अगर आपके पास कभी ऐसा आपको लगे तो वहाँ देखो हम कैसे केस लेते हैं। अगर मान लो फंक्शन आपके पास x² होता तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? f of x1 = f of x2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x1² = x2²। तो यहाँ पर हम स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है। तो हमारे पास कितने केस बनते हैं? 4 केस। मे बी कि x1 x2 पॉजिटिव हो, मे बी कि दोनों नेगेटिव हो, मे बी कि x1 नेगेटिव हो x2 पॉजिटिव हो, मे बी x1 पॉजिटिव हो और x2 नेगेटिव हो। तो इन दोनों केसेस से आंसर सेम आ रहा है,
और इन दोनों केसेस से आंसर डिफरेंट आ रहा है। देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इन केस में तो x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा ना, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1:1। तो जहाँ आपके पास पावर स्क्वायर आ जाएगी वहाँ ध्यान रखना, हमें देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1:1 है या नहीं है। 90% तो नहीं होता, बट कई बार आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें वो आपको कहता है शो दैट द फंक्शन इज़ 1:1। तो वहाँ हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसने दिया होगा वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो अगर उसने नेचुरल दे दिया तो इसका मतलब नेचुरल में तो नेगेटिव आता ही नहीं है, तो सिर्फ एक केस आएगा, तो हम कहेंगे येस इट इज़ 1:1 इस केस में। लेकिन अगर उसने x बिलोंग्स टू रियल दे दिया तो फिर वो 1:1 नहीं होगा। तो टोटली डिपेंड, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में 1:1 आए। तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि सबके माइंड में ये आता है कि ऐसे हम करेंगे तो हमेशा ही फंक्शन 1:1 आएगा, कि टर्म्स कट जाएंगी, x1 = x2 आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर का केस हो तो टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से या रियल से। होल नंबर में भी नहीं आएगा क्योंकि होल नंबर में भी नेगेटिव नहीं होते, रियल्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पर उसके हिसाब से चेक करते हैं, राइट। ये तो था 1:1 का। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में हम क्या करते थे, रेंज और कोडोमेन सेम हो। अब हम रेंज कैसे निकालते थे, f(x) को y कहते हैं, x, y, y is f of x is equal to 3x - 2, राइट। रेंज होता है y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब y की कंडीशन। तो जो हमने f(x) था उसे y का नाम दे दिया। यहाँ से अब x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, y + 2/3। फंक्शन किस में आ गया, y में, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ गया, क्या निकालना है हमें कि रेंज और कोडोमेन। अब रेंज के लिए तो हमें ये पता लग गया कि y कोऑर्डिनेट है, राइट। अब हम क्या बताएंगे कि अगर ये रेंज बिलोंग करती है किससे, कोडोमेन से, सेकंड सेट से, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि बिलोंग करती है क्योंकि अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन होता जैसे इसमें था तो हमारे पास डायरेक्टली रेंज और कोडोमेन निकल गई थी। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा है तो इस केस में हम x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे, और अगर वो वैल्यू बिलोंग करती है सेकंड सेट से, देखो ये रेंज आ गई क्योंकि y की कंडीशन है, 11th क्लास में हमने निकाली थी, तो y में फंक्शन आ गया। तो अगर ये फंक्शन बिलोंग करता है किससे, कोडोमेन से, तो हम कहेंगे ये ऑन टू है। और फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो हमेशा ही बिलोंग करेगा, बट ओनली व्हेन इट इज़ रियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पर फिर से r से n होता नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, y + 2/3, और नेचुरल नंबर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आता, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दिस इज नॉट ऑन टू। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस कि हमारे पास x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे, अगर वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा तो वो ऑन टू है, अदरवाइज इट इज़ नॉट ऑन टू, राइट। सो देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, जो फंक्शन 1:1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे रिलेशन में हमने कहा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों हैं तो वो आपके पास रिलेशन है, और अगर फंक्शन 1:1 और ऑन टू है, मीन्स सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला, अगर हमें फंक्शन ऐसा गिवन हो टेबुलर फॉर्म में तो हम इस तरह से शो करते हैं उसे, और अगर फंक्शन हमारे पास ऐसा गिवन हो इस फॉर्म में तो हम इस तरह से 1:1 और ऑन टू निकालते हैं। तो
तो 1 1 के लिए एक यही फॉर्मेट रहेगा कि दो फंक्शंस इक्वल लेकर चलो, और अगर एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं तो 1 to 1 है, और x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, और अगर फंक्शन बिलोंग करता है सेकंड सेट से तो वो ऑन टू है, देयरफॉर फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, क्योंकि वो 1 1 और ऑन टू है। देखो इसमें कहीं कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? आप देखो, जैसे फंक्शन आपके पास ये है, हमें ये शो करना है दैट दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 to 1 एंड ऑन टू। अब ये शो करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले उसने क्या दिया है, वेयर ए जो आपके पास है दैट इज ऑल रियल्स -2/3। इसका मतलब क्या है ऑल रियल्स -2/3 का? कि सारे रियल्स हैं एक्सेप्ट 2/3। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर x को 2/3 डालोगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, इसीलिए यहाँ पर ये दिया होता है, राइट, डोमेन के लिए। तो अब देखो फंक्शन को 1 to 1 चेक करने के लिए पहले ऊपर हेडिंग डाल देना 1 to 1, जो वर्डिंग उसने यूज़ किया, अगर उसने इंजेक्टिव यूज़ किया है तो इंजेक्टिव यूज़ करना, 1 to 1 यूज़ किया है तो 1 to 1। तो लेट f of x1 इक्वल टू f of x2, तो इसका मतलब f of x1 क्या हो जाएगा, 4x1 + 3/6x1 - 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x2 + 3/6x2 - 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें x1 x2 + 18x2 16x1 - 12 is 24x1 x2 18x1 16x2 - 12। अब ये आपके पास कट रहा है। अब x1 की टर्म्स देखो आपके पास क्या आ रही हैं, -16 वहाँ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा +16, 12 से 12 भी कट रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -16 - 18x1 एक तरफ कर दें, और x2 की टर्म्स में क्या है -16x2 - 18x2, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया -34x1 इक्वल टू -34x2, तो x1 इक्वल टू x2। तो देखो फंक्शन हम इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट्स आपके पास इक्वल आ गए, देयरफॉर फंक्शन इज 1 to 1, पहला केस। सेकंड केस अगर हम कहें वो आपके पास क्या है ऑन टू का, तो हम ऑन टू की अगर हम बात करें तो ऑन टू में हमने क्या कहा था कि हम x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं, तो fx को हम क्या कहते हैं y, तो वो क्या है 4x + 3/6x - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल दो। हमें x निकालना है, तो x की टर्म एक तरफ कर दो और y की टर्म एक तरफ कर दो, तो x कॉमन लिया तो 6y - 4 इज़ 3 + 4y, तो x आपके पास क्या आ गया 4y + 3/6y - 4। It belongs to all reals except 6y - 4। देखो 6x - 4 था, तो इसका मतलब 2/3, क्योंकि अगर मैं 2/3 डालूंगी तो ये फंक्शन बिलोंग नहीं करेगा। देखो इसी से बिलोंग कर रहा है गिवन सेट से, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। और यहाँ भी फिर वही चीज़ कि अगर हमें शो दैट लिखा है तो हमें पता है कि वो बिलोंग करेगा ही करेगा और 1 1 ऑन टू आएगा ही आएगा। सो देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस तरह से हम 1 1 और ऑन टू शो करते हैं या बाइजेक्टिव शो करते हैं। देखो कोई डाउट? है कोई डाउट? अब आपके पास इसमें कई बार फंक्शन आ जाता है ऐसा, ये फंक्शन पढ़ा हुआ है कभी, ये क्या है
बता सकते हो व्हाट इज दिस? यस, हाँ, ये आपके पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एज द नेम सेज, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा इंटीजर, कि अगर मैं यहाँ पर 2.5 लिख रही हूँ तो 2 है इंटीजर, ये तो डेसिमल में है 0.5, तो आंसर इज़ 2। अगर मैं यहाँ पर 3.1 लिख रही हूँ तो आंसर इज़ 3। अगर मैं यहाँ पर 2.9 लिख रही हूँ तो आंसर इज़ 2। ये नहीं देखना कि हम इसे राउंड ऑफ कर दें, जो इंटीजर होगा सिर्फ इंटीजर पार्ट आपके पास आंसर आएगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 इज़ द इंटीजर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटीजर निकालते हैं। तो यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमें मान लो ये शो करना है कि क्या आपके पास ये 1-to-1 या on-to है या नहीं है। यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ 1-to-1 और on-to। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या लेकर चलते हैं? f of x1 इक्वल टू f of x2। अब f of x1 x2 तो हमें नहीं पता, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि x1 आपके पास 3.2 है और x2 आपके पास मान लो 3.7 है, राइट? तो इसका मतलब f of 3.2 और f of 3.7, तो f of 3.2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस। क्या ये फंक्शन 1-to-1 है? इज दिस येस और नो? वाई? क्यों नहीं है? क्योंकि सुना है हमने कि ये 1-to-1 नहीं होता ग्रेटेस्ट इंटीजर, या कोई रीज़न है इसका? बोलो। एनीवन? देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो सामने है, ये फंक्शंस इक्वल आ रहे हैं। एलिमेंट्स कहाँ इक्वल थे? हमने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट्स इक्वल होंगे और फंक्शन भी इक्वल आएंगे तो वो 1-to-1 होगा। बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, therefore फंक्शन इज नॉट 1-to-1। फंक्शन 1-to-1 नहीं है, राइट? दूसरा, on-to की बात करें तो fx को हम y कहते थे। अब यहाँ तो हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते y की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि x की जगह तो कोई इंटीजर होगा। अगर मैं यहाँ पर y इक्वल टू 2.5 डाल दूँ और वो 2 आ जाएगा, तो हाउ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉर्म ऑफ y? नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। वी कांट find the value of x in form of y, therefore function is not onto। तो इस तरह से हम बताते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अगर एलिमेंट्स दिए हों तो ठीक है, बट 99% एलिमेंट्स गिवन नहीं होते तो हम खुद सपोज करते हैं एलिमेंट्स, और हम डिफरेंट एलिमेंट ही लेंगे। अगर डिफरेंट नहीं लोगे, देखो यहाँ पर 3.2 ले लेते, यहाँ पर 4.7 ले लेते, तो एलिमेंट अलग आ जाता। यहाँ दोनों सेम लोगे तो सेम आएंगे, लेकिन हमें तो ये बताना है ना कि ये सारे रियल्स के लिए ट्रू है, तो इसलिए हम हमेशा अलग अलग एलिमेंट्स लेकर चलते हैं ताकि हमें ये शो करें। क्योंकि यहाँ पर आता है शो दैट द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, नॉट 1-to-1 और नॉट ऑन टू, राइट? सिमिलरली अब इसमें जो क्वेश्चन आता है एक मॉडुलस का आता है। अगर fx आपके पास मॉड ऑफ x है तो क्या ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू होगा? नो। क्यों? क्योंकि अगर फिर से वही, अगर मैं x1 को 2 और x2 को -2 ले लूँ तो f of x1 और f of x2 तो सेम आएंगे, बट एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, राइट? देखो
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेकर चल रही हूँ, तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ -2, इसका मतलब 2 का मॉड और -2 का मॉड, ये तो इक्वल आ गए, बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो फंक्शन इज नॉट 1 to 1. और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, अगेन नॉट पॉसिबल, कांट फाइंड एक्स इन फॉर्म ऑफ वाई, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, तो ना ये ऑन टू है और ना ये 1 to 1 है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें, एक फंक्शन आपने और करा हुआ होगा इस टाइप से, 2, 3 और 4 लाइक दिस, कि अगर x ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है और लेस देन 1 है, तो ये किस टाइप का फंक्शन होता है, 11th में हमने किया था, इफ़ यू रिमेंबर। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, कैसा फंक्शन होता है ये, यस, सिग्नम, तो दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इज दैट फंक्शन जिसमें x की वैल्यू, हर वैल्यू पर y अलग है, कि अगर x 1 है तो y 3 आ रहा है, अगर x 1 से ग्रेटर है तो y 2 आ रहा है, अगर x 1 से लेस है तो y 4 आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ भी फिर वही बात है कि अगर देखो x को 1 लेते हो तो y 3 आ रहा है, अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो y 2 आ रहा है, अगर मैं x को 3 लेती हूँ तो भी y 2 आ रहा है, देखो, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी लोगे तो y सेम आएगा, राइट, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1। अगर हम इस पे भी एरो डायग्राम पे भी बनाकर देख लें, मान लो ए बी, यहाँ पर x कितना है, ऑल रियल्स हैं, 1 0 ले लो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट चल रहा है, और यहाँ पर सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो आंसर इज़ 3, अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो आंसर इज़ दिस, अगर मैं 3 लेती हूँ तो आंसर इज़ दिस, -1 लेती हूँ तो ये, -2 लेती हूँ तो ये, देखो, 2 एलिमेंट्स का रिलेशन एक के साथ, कितने सारे एलिमेंट्स का रिलेशन एक के साथ, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट 1 to 1, फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, राइट। और अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो x है ही नहीं, y कहाँ से निकालूंगी, यहाँ देखो फंक्शन में ही कहीं x नहीं है, और x होता तो भी हम नहीं निकाल सकते थे, तो क्या लिखेंगे, कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉर्म ऑफ y, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमारे पास सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन ना तो 1 to 1 होते हैं और ना ही ये ऑन टू होते हैं। तो ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जहाँ कहीं भी आ जाए, अगर 1 नंबर का है तो डायरेक्टली नो लिख देना, अगर 2 या 3 में आया है तो आप उसे सॉल्व करके दिखाते हो, राइट। तो ये आपके पास था फंक्शन।